लोड नाला से स्टार्ट कहाँ, खगड़िया में उनकी पैदाइश है क्या? खगड़िया में कोई तो आपके भाई भी तो विभूतिपुर से विधायक है, वो खगड़िया के नागरिक योजना नहीं है आपके पास कि इस फांसी के जगह पर ये सजा लाया? वो तो जब 370 धारा 35A को बहाल फिर से क्यों करना चाहते हैं? 370 धारा परमाणु हथियार और बेस कैंप को भी हटाने की बात कही है सीपीएम ने अपना घोषणा पत्र में। इसको लेकर चीन के साथ किस स्तर पे आप संबंधों को बढ़ावा देंगे? मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं रिपब्लिक नेशन। अभी हम मौजूद हैं सीपीआईएम के कार्यालय खगड़िया में। हमारे साथ मौजूद है सीपीआईएम और महागठबंधन के उम्मीदवार संजय कुशवाहा जी। अभी हम इनसे जानेंगे कि आखिर खगड़िया में क्या माहौल है, और साथ ही साथ हम बात करेंगे देश के स्तर पे, और प्रधानमंत्री भी जो लगातार आरोप लगा रहे हैं उन सभी बातों पे हमारी बात होगी। आइए हम सीधे जुड़ते हैं उनसे। स्वागत है रिपब्लिक नेशन चैनल। आपका भी स्वागत है दीपक जी, आपको और आपके चैनल का भी स्वागत, धन्यवाद आपको। ये क्या माहौल अभी क्या चल रहा है खगड़िया में, जितना चुनाव एकदम नजदीक आ गया है? खगड़िया की जनता ने इस बार ठाना है हसिया हथौड़ा तारा पे बटन दबाना है। यही माहौल अभी चल रहा है। अच्छा। तो अभी देख रहे हैं खगड़िया में लगातार जो महागठबंधन एनडीए की ओर से लगातार बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। खुद जेपी नड्डा जी आ गए, नीतीश कुमार आ रहे हैं, 4 बार सम्राट चौधरी आ चुके हैं। मतलब इस सब से क्या कितना प्रभाव पड़ेगा इस चुनाव का? नहीं, इस सबसे क्या प्रभाव पड़ना है? एनडीए के नेता है तो अपने कैंडिडेट के पक्ष में आएंगे, लेकिन प्रभाव क्या पड़ना है? बटन तो वो नहीं दबाएंगे ना जी। उनको बटन नहीं दबाना है, बटन दबा करके अपने भविष्य को तय करना है खगड़िया के जनता मालिक कि हम किस मोहर पे बटन दबाएं कि हमारा भविष्य का को बेहतरी की तरफ जाए। भूख का सवाल, पिछड़ेपन का सवाल, गरीबी का सवाल, जिल्लत भरी जिंदगी का सवाल आज खगड़िया लोकसभा के लिए मुख्य सवाल बना हुआ है। और इस तमाम समस्याओं को खगड़िया की आम आवाम जानती है कि मेरे घर में पैदा हुआ बेटा मेरा संजय कुमार इस समस्या को जानता है, समाधान ये करेगा। और जिसके पैर में फटे भी न फटे भी आई वो क्या जानेगा डर, उसको क्या पता है खगड़िया के भूगोल इतिहास का, इसलिए वो कोई मामला नहीं है। तो कह रहे हम रोड नाला से स्टार्ट किए हैं, बहुत कुछ हमको जानकारी है। रोड नाला से स्टार्ट कहाँ, खगड़िया में उनकी पैदाइश है क्या? खगड़िया में कोई उनका आशियाना है क्या? कहाँ बनाए है रोड नाला, हमको तो पता नहीं चलता है। तो आपके भाई भी तो विभूतिपुर से विधायक है। वो खगड़िया का नागरिक नहीं है, पता कर लीजिए। वो नागरिक है विभूतिपुर का, वो वोटर है वहीं का, उनका एड्रेस अस्थायी एड्रेस वहीं का है, पिछले 35 साल से वहीं के होके रह गए। अच्छा, मतलब खगड़िया के लोग अभी तक भ्रम में वहाँ से, मतलब वो वहाँ की नागरिकता भी मिली? बिल्कुल, वो नागरिकता वहाँ का है। यहाँ के वोटर लिस्ट में अगर उनका नाम कोई निकाल के बता देगा मैं उस दिन समझ जाऊंगा, नहीं है। और अभी नहीं, पिछले 15-20 साल से तमाम जो यहाँ का वोटर लिस्ट को निकाल के देखिए, नहीं है। तो साथ ही साथ जो भी सरकार में आज चाहे एनडीए हो या महागठबंधन, ये संविधान पे ही हमला क्यों करना चाहते हो? वो भी संविधान में लगातार बदलाव करना है, और आप भी कह रहे हैं, आपका घोषणा पत्र सीपीआईएम के घोषणा पत्र में कह रहे हैं कि हम अगर आते हैं तो कई सारे संविधान की जो है बदल दी जाएगी, जैसे कि फांसी की धारा हो, फांसी की सजा हो। तो ये सब बदलाव संविधान में क्यों चाहते हैं? देखिए, संविधान के अंदर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने कुछ व्यवस्था दी है कि जिसके अंदर हम उस संविधान के बेहतरी के लिए थोड़ा अमेंडमेंट ला सकते हैं, लेकिन पूरी तौर पर संविधान को बदलने का संकल्प वो सिर्फ और सिर्फ एनडीए ने लिया है। और एनडीए ने उसको इसलिए लिया है कि आपको मालूम है कि आज़ादी के बाद भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस जो उसकी मातृ संगठन है, वो इस संविधान में उनको कोई भरोसा नहीं। उनके नागपुर हेडक्वार्टर में तिरंगा जो है सो पिछले 2 साल से फहरने लगा है, तो वो नहीं है। वो मनुस्मृति के संविधान को लाना चाहते हैं। मगर जो हमारा जो महागठबंधन है या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, कुछ ऐसा चीज जो संविधान के अंदर जिसकी व्यवस्थाएं हैं कि इस चीज को आप जो है सो सुधार कर सकते हैं, उसके बारे में हम इशारा कर रहे हैं। जैसे निर्भया जैसे जघन्यतम अपराध के लिए फांसी हुआ तो देश में जो है थोड़ा सा लोगों को सुकून मिला कि चलो कुछ तो मिला, लेकिन आप अगर बदल देते हैं इस सजा को तो फिर जघन्यतम अपराध के लिए कौन से नई सजा का ऐलान करेंगे, कौन से नया बदलाव करेंगे? निर्भया जैसे कांड या कोई इस तरह का जो कांड है, तो सिर्फ फांसी मिलने का मतलब है कि एक व्यक्ति को मैंने फांसी दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन उस व्यक्ति को जिंदा रखते हुए उसको ऐसी सजा दी जाए कि दुनिया अपनी नंगे आंख से देखे कि आदमी
जीवित रहते हुए ये मरा हुआ है, वो खुद से अपने मुंह से मैसेज दे कि भैया इस तरह की गलती नहीं करना, तो हम उस रास्ते पे चलना चाहते हैं। मतलब अभी योजना नहीं है आपके पास कि इस फांसी की जगह पर ये सजा लाया नहीं, वो तो जब समय आएगा उस समय हम देखेंगे कि उसका क्या हो सकता है, उसका विकल्प क्या हो सकता है। 370 धारा 35A को बहाल फिर से क्यों करना चाहते हैं? 370 धारा 35 से हटा देने से वहाँ पर क्या हो गया? वहाँ पर तो कुछ हुआ नहीं, वो भारत का अभिन्न अंग था, है, रहेगा। अब उसके अंदर में रहते हुए आखिर हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ तो आखिर कौन लोग जो है इस तरह का भारत के सरकार के साथ समझौता किए और किस आधार पर किए, तो उसकी स्वायत्ता का सवाल है। 370 सिर्फ जम्मू कश्मीर में है क्या? 371 हिमाचल में नहीं है क्या? नागालैंड में नहीं है क्या? मिजोरम में नहीं है क्या? सब जगह है। लेकिन हिंदुस्तान की जो वर्तमान सरकार है एनडीए की, वहाँ पे 370 को इसीलिए हटाई कि वहाँ पर बहुसंख्यक जनता जो है मुस्लिम समाज से आते हैं, तो इस आधार पे आप किसी संविधान को बना और खत्म नहीं कर सकते, ये गलत है। अगर आपको हटाना है सबको हटा लेते, और अगर रखना है तो आपको सबको रखना है। हम जम्मू कश्मीर के तमाम जनता को हम सलाम करते हैं जो आज़ादी के बाद अपने आप को, जो वहाँ के हिंदू राजा थे डॉक्टर हरि सिंह डॉक्टर करण सिंह के पिताजी, जो हिंदू राजा थे, उन्होंने और वो विश्व हिंदू परिषद, विश्व हिंदू महासभा के नेता थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस देश जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर को हम हिंदुस्तान से अलग रखेंगे। लेकिन फारूक अब्दुल्ला के पिताजी जो थे शेख अब्दुल्ला, उन्होंने कहा कि नहीं, हम हिंदुस्तान के साथ रखेंगे। अब यहाँ पर क्या सेंटीमेंट है? एक मुस्लिम नेता कह रहा है हिंदुस्तान के साथ रहेंगे, और हिंदू महासभा जो सो कॉल्ड बीजेपी का अंग है वो कहता है हम अलग रखेंगे। इस पर बीजेपी वाले कुछ बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं ना। तो इसीलिए जो है सीपीएम 370 फिर से बहाल करना चाहिए। बिल्कुल रहेगा पूरा देश में, अगर आप एकरूपता रखिए, नहीं तो फिर वो तो एक बात चलने वाली नहीं। जो हिंदुस्तान ने जिसको स्वीकार किया है, एक इतिहास हमारे सामने है, उसको तोड़ने की जरूरत क्या है? कोई जरूरत नहीं, उससे और दिक्कतें बढ़ती है। अच्छा, अगला सवाल में हम कि परमाणु हथियार और बेस कैंप को भी हटाने की बात कही है सीपीएम ने अपना घोषणा पत्र में, इसको लेकर के। परमाणु हथियार और बेस कैंप सिर्फ हिंदुस्तान का हटे सो नहीं है। हमारा मानना है कि दुनिया के अंदर शांति बहाली चाहिए। हमारा मानना है कि दुनिया पूरा एक माला में पिरोना चाहिए। हमारा मानना है कि पूरे दुनिया के अंदर अमन और विकास का जो रफ्तार है वो एक तरह से होना चाहिए। इसीलिए कि जब तक ये परमाणु रहेगा, जब तक मिलिट्री का ये बेस कैंप रहेगा, तब तक एक दूसरे से टकराते रहेंगे, खून के प्यासे रहेंगे, और मोदी जैसे जो नेता है हिटलर के रास्ते पर चलने वाले, वो इसका इस्तेमाल करके दुश्मन पैदा करते रहेंगे। तो दुश्मनी से कोई देश विकास नहीं कर सकता है, हानि होगी, हमेशा हार होगा। I2U2 जो है चीन के विस्तारवादी नीतियों पर लगाम लगाती है, तो सीपीएम ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि I2U2 से भारत को निकाला जाएगा और चीन के साथ संबंधों को बढ़ावा देगा। तो यह हम आपसे जानना चाहेंगे कि चीन के साथ किस स्तर पे आप संबंधों को बढ़ावा देंगे? चीन के साथ नहीं, पूरे दुनिया के साथ हम संबंधों को बढ़ावा देना चाहते हैं। हम एक परिवार के रूप में अपने को देखते हैं। अगर हम अपने घर के चारों तरफ दुश्मन पाल लेंगे, हम चैन से रह पाएंगे? अब इनके खिलाफ तो कभी कभी नेपाल भी हो जाता है, जो नेपाल हमारे मतलब रोटी पे चलता है। भूटान इसके खिलाफ इनको चुनौती देने लगता है, इनको चुनौती बांग्लादेश देने लगता है। भाई किस तरह का आप समाज बनाना चाहते हो? किस तरह का आप अपना पड़ोसी रखना चाहते हो? ये गलत है। और चाइना के साथ ही नहीं, पूरे दुनिया के साथ हम एक मजबूत रिश्ता रखना चाहते हैं, और हम एक विकसित भारत, विकासशील नहीं विकसित भारत हम बनाना चाहते हैं। चाइना आज पूरे दुनिया में सेकंड जो है इकोनॉमी पावर बन चुका है। हमें तो इस बात को भी देखना पड़ेगा कि सेकंड इकोनॉमी पावर कैसे बन गया हो। हम कहते हैं कि हमारा भी जीडीपी 8%, कैसे हमारा जीडीपी 8% है क्या? अडानी और अंबानी से आप देश को लुटवा रहे हो और उसके पैसे को जोड़ के कह रहे हो कि हम 8%। अरे भाई, हिंदुस्तान की जो जनता है, आम आवाम है, उसके जेब में क्रय शक्ति कितने, आप ये तो देखो, तब पता चलेगा कि हिंदुस्तान की आवाम जो है, जनता है, तो 67% लोग ऐसे हैं जिनको एक महीना गुजारे के लिए जेब में पैसे नहीं है। तो ये जीडीपी रेट आपका है क्या? नहीं है ना। ये किसान का सम्मान निधि योजना आप लोग स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट कर रहे हैं, और वहीं पे मोदी सरकार कहती है कि हम किसान को सम्मान निधि दे रहे हैं, बिजली पे सब्सिडी दे रहे हैं,
खाद पे सब्सिडी दे रहे हैं, क्या किसानों को लेकर के क्या है? अगर बिजली पे सब्सिडी दे रहे हैं मोदी जी, तो फिर अभी जो है आपको मालूम है कि डोमेस्टिक रेट जो है शहर इसका अर्बन एरिया का वो कितना है प्रति यूनिट पता है? लगभग 9 रुपए प्रति यूनिट, और एग्रीकल्चर में इससे भी ज़्यादा। तो आप कहाँ सब्सिडी दे रहे हैं? आप खाद पे अगर सब्सिडी दे रहे हैं तो आज यूरिया खाद का कीमत कितना बढ़ गया? 2014 के बाद के पोटास कितना 1700 रुपये बैग हो गया, 55 रुपये बैग था, 1700। 50 किलो के जगह पे 45 का बोरा। कहाँ आप सब्सिडी दे रहे हैं? किसको ठगना चाहते हैं आप? ये सब्सिडी सब बंद करो। तो हम ये करें, आप बंद करो इस सब्सिडी को। आप जो है सो किसान सम्मान निधि भी बंद कर दो, लेकिन स्वामीनाथन कमीशन के रिपोर्ट को आप लागू कर दो। लागत के डेढ़ गुना कीमत किसानों के फसल काल लगा दो। किसानों को किसी सब्सिडी की जरूरत नहीं है, उसे मोहताज होने की जरूरत नहीं, किसान माला माल हो जाए। अच्छा, मोदी जी कहे हैं कि जो है देश के गद्दारों का या घुसपैठियों का जो शब्द यूज किया, घुसपैठिया शब्द किसके लिए यूज किया? देश के संसाधनों पर पहला अधिकार है घुसपैठियों का। वो घुसपैठियों का शब्द का इस्तेमाल वो अपने तमाम विरोधियों के लिए कर, मेरे ऊपर भी कर। ठीक है, आप उसको ये बताना चाहते हैं कि नहीं वो मुसलमानों के लिए कर। जी नहीं, वो मुस्लिम तक सिर्फ सीमित नहीं है, वो इस देश के तमाम बहुजन समाज जो है उसके लिए भी है। मनुस्मृति अगर आएगी तब आपको पता चल जाएगा कि ढोल गवार शूद्र पशुनारी ये सब है ताजन के अधिकारी, पता चल जाएगा। ये उसी रास्ते पे चल रहे हैं। वो तमाम जो शेड्यूल कास्ट, अति पिछड़ा जाति, ये तमाम लोगों के को वो घुसपैठी कह रहे हैं। ये मूल निवासी नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान का मूल निवासी हम ही है। हमारा बहुजन समाज जो है वही है और वही रहेगा। हमारे इस अधिकार को दुनिया की कोई ताकत हमसे छीन नहीं सकता। तेजस्वी को लेकर के क्या तैयारी? तेजस्वी जी हमारे आइकॉन है, बिहार के युवाओं के आइकॉन है। दुनिया का एकमात्र ऐसा नेता है जो पिछले 17 महीने में 5 लाख नौकरी दिया, एक इतिहास बनाया। आज तो खगड़िया आ रहे ना, कितना संख्या में लोग आने का अनुमान है? ये अनुमान अभी कंक्रीट हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन तेजस्वी जी को सुनने के लिए अपार भीड़ उमड़ती है, क्योंकि युवाओं का आइकॉन। आप उनके सभा में जब आप जाइएगा तो आपको 20 से 30 बरस से एवरेज ग्रुप का लड़का मिलेगा और पूरा उन्मादित रहता है। और आज की सभा नहीं, तेजस्वी जी की सभा में जो उन्मादित भीड़ आती है वो बिहार के 40 में 40 सीट की दशा और दिशा बदल देगी। 40 में 40। तो हमारे साथ जो है अभी सीपीएम के महागठबंधन के तरफ से जो उम्मीदवार थे संजय कुशवाहा, वो हमारे साथ थे, उसको आप सुन रहे थे। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहिए रिपब्लिक न्यूज।